नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच टकराव जल्द खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा और ना ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल रहा है। इस टकराव का असर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि क्रूड के दाम एक बार फिर $100 के करीब पहुंच गए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हॉर्मुज़ से अमेरिका अपना एक भी जहाज नहीं निकाल पा रहा, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि यहां पर हमारा कब्जा है। ट्रंप लगातार दावे कर रहे हैं कि ईरान बातचीत करने को तैयार है, लेकिन अब ईरान ने अमेरिका से बातचीत से ही मना कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है। वहीं अब खबर यह भी आ रही है कि ईरान ने कह दिया है कि जब तक अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, तब तक अमेरिका के साथ ईरान बात नहीं करेगा, क्योंकि उसे ट्रंप पर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन समझौते का उल्लंघन कर रहा है। इसके साथ ही ईरान ने यह भी कहा है कि 2029 तक हॉर्मुज़ को नहीं खोलेगा ईरान, यानी ट्रंप की अमेरिका के राष्ट्रपति पद से विदाई के बाद ही हॉर्मुज़ खुलेगा। ईरान के इस बयान का असर अमेरिका पर दिखाई दे रहा है और अब ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें ईरान से मुआवजा चाहिए। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। तुर्की पहुंचकर फंस गए थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अंकारा से छिपकर भागे थे ट्रंप। ईरान के हमले का सता रहा था डर। नेपाल सरकार का चौंकाने वाला दावा। नेपाली विदेश मंत्री बोले, लिपुलेख विवाद के हमारे पास नहीं है सबूत। अंग्रेजों के साथ हुई संधि के दस्तावेज गायब। यूक्रेन के खिलाफ फाइनल जंग की तैयारी में रूस। घबराए ज़ेलेंस्की ने कहा कि इससे होगा जबरदस्त नुकसान। उत्तर कोरिया भी रूस के समर्थन में भेजेगा फौज। और चलते चलते में देखेंगे, प्लास्टिक की समस्या का मिल सकता है समाधान। पाकिस्तान में मिला ऐसा फंगस जो प्लास्टिक को कर देता है साफ। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका ने रद्द किए 1,75,000 से ज्यादा वीजा। अमेरिकी विदेश विभाग ने किया खुलासा। वीजा की शर्तों का उल्लंघन करने पर लिया गया ये एक्शन। रूसी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। यूक्रेन युद्ध का विरोध करने वाली पार्टी चुनाव से बाहर। विपक्षी पार्टी यावलोकों का रजिस्ट्रेशन किया रद्द। ट्रंप की मीडिया कंपनी ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप को 2,200 करोड़ रुपए का घाटा। 3 महीने में सिर्फ 16 करोड़ की कमाई। 6 महीने में 6,000 करोड़ का हुआ नुकसान। और बलूचिस्तान आज मना रहा स्वतंत्रता दिवस। घबराए पाकिस्तान ने किया इंटरनेट बंद। एयरफोर्स से बलूचों की निगरानी। हॉर्मुज़ अब नहीं खुलेगा और तब तक बिल्कुल नहीं खुलेगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, यानी जनवरी 2029 तक हॉर्मुज़ को ईरान बंद रखेगा। इस दौरान हॉर्मुज़ से वही जहाज निकलेगा जिसे ईरान की अनुमति होगी। ईरान ने यह भी कह दिया है कि अब ट्रंप प्रशासन के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। ट्रंप पर ईरान को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ईरान के इस रुख को ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबफ के वरिष्ठ सलाहकार माजिद शाकिरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए साफ किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप हमारे साथ किसी भी तरह के समझौते तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम 20 जनवरी 2029 तक इंतजार करेंगे और हम उनका कार्यकाल खत्म होने तक इसी तरह बने रहेंगे। ईरान का रास्ता ना तो सीधी जंग है और ना ही तत्काल समझौता, बल्कि ऐसे हालात बनाए रखना है जिसमें युद्ध भी ना हो और शांति भी पूरी तरह स्थापित ना हो। अभी जो माहौल है उसमें अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत की सार्वजनिक रूप से पुष्टि करना सरासर बेवकूफी होगी। अभी हमारे लिए सबसे बेहतरीन और जीतने वाली रणनीति यही है कि हम इनकार करें, अनिश्चितता बनाए रखें और रणनीतिक धैर्य दिखाएं। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर परिस्थितियां इसी तरह की रहती हैं तो अमेरिका से बात नहीं होगी। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने भी कहा है कि हमारी अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है। हमारे नजरिए से जब तक अमेरिका समझौते का उल्लंघन बंद नहीं करता और अपने किए गए उल्लंघनों की भरपाई नहीं करता, तब तक बातचीत फिर शुरू नहीं हो सकती। और अगर कोई बात होती भी है तो उसके लिए भी ईरान की तरफ से 6 कड़ी शर्तें रख दी गई हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि हॉर्मुज़ को ईरान खोल सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब अमेरिका ईरान की शर्तों को मानेगा। और इसके लिए जरूरी है कि ऐसे हालात तैयार हो कि ईरान हॉर्मुज़ खोलने पर विचार करे, क्योंकि जब तक अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी तब तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए जरूरी हालात नहीं बन पाएंगे। बघाई ने बातचीत की शर्तें गिनाते हुए कहा है कि ईरान को ना तो धमकी दी जाए और ना ही धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल किया जाए। लेबनान, फलस्तीन, यमन और इराक में ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ हमलों को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। और तीसरी शर्त है कि ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी खत्म की जाए और अमेरिका अपनी सेनाओं को वापस बुलाए। इजराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान को हुए नुकसान को मुआवजा दिया जाए। ईरान पर लगे प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और छठी शर्त है कि ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को बिना शर्त रिलीज किया जाए।
यानी ईरान ने साफ कह दिया है कि उसे अमेरिका से बातचीत की जल्दबाजी नहीं है। अगर अमेरिका को बात करनी है तो पहले ईरान की शर्तों को मानना होगा। ईरान के इस रुख से डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, जो किसी भी कीमत पर जंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनका भी एक बयान सामने आया है जिसमें ट्रंप ने दावा किया है कि हॉर्मुज पर अमेरिका की सेना का कब्जा है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस पर कब्जे की बात ट्रंप कर रहे हैं वहां से अमेरिका अपना कोई भी सैन्य जहाज निकालने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। फिर भी ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा है, और अब ट्रंप ईरान से मुआवजा भी मांग रहे हैं। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि मैं देख रहा हूं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के रिप्रेजेंटेटिव पिछले 5 महीने की मिलिट्री लड़ाई के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजा मांग रहे हैं, जबकि हमारी किसी भी बातचीत या मीटिंग में इसका जिक्र नहीं हुआ। लेकिन ये एक दिलचस्प आइडिया है, क्योंकि अब मैं भी ईरान से मुआवजे की मांग कर रहा हूं, उन सभी लोगों के लिए जिन्हें उन्होंने अपने रोड साइड बमों और कई लड़ाइयों से मारा है और गंभीर रूप से घायल किया है, जिसके लिए वो मशहूर हैं। इसकी शुरुआत जनरल सुलेमानी ने की थी, जिसमें यूएसएस कोल पर मारे गए लोगों के परिवार और लड़ाई में मारे गए हजारों दूसरे लोग शामिल हैं। इसके अलावा उन लाखों बेगुनाह प्रोटेस्टर्स के परिवारों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए जिन्हें ईरान ने पिछले 50 सालों में मारा है, और उन 52,000 लोगों का तो कहना ही क्या जो पिछले 5 महीनों में मारे गए हैं। मैंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को निर्देश दिया है कि वो इसे भविष्य की किसी भी बातचीत में मजबूती से रखें। इस वक्त हॉर्मुज पर केवल अमेरिकी नौसेना का नियंत्रण है, और इस इलाके में अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह मजबूत है। अमेरिका उन्हीं जहाजों को रास्ता देगा जिन्हें वो इस क्षेत्र से गुजरने देना चाहता है। ट्रंप दावे तो बहुत कर रहे हैं और पिछले 5 महीने से कह रहे हैं कि अमेरिका जंग जीत चुका है, लेकिन हॉर्मुज पर इस वक्त भी कब्जा ईरान का ही बना हुआ है, और ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ती है तो वो जंग के लिए तैयार है, और इसकी वो तैयारी भी कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने सेना के नए चीफ ऑफ स्टाफ और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के नए कमांडर की नियुक्ति की है। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को ईरान की सशस्त्र सेनाओं का नया चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। वहीं ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को IRGC का नया कमांडर नियुक्त किया गया है और उन्हें मेजर जनरल का पद दिया गया है। साफ है ईरान जंग की तैयारी में जुटा हुआ है। और अब बात करेंगे ईरान से डरे ट्रंप की। बात 1 महीना पुरानी है। 7 और 8 जुलाई को तुर्की में नेटो समिट हुआ था, और उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो नेटो से नाराज हैं। वो सिर्फ इसलिए इस समिट में शामिल होंगे क्योंकि तुर्की अमेरिका का दोस्त है। तुर्की की खातिर वो नेटो समिट में शामिल हो रहे हैं। ट्रंप अंकारा पहुंच तो गए थे, लेकिन जैसे ही वो तुर्की पहुंचे डर से कांपने लगे थे। वो तुर्की में फंस गए। ईरान की तरफ से धमकियां आना शुरू हो गई थी। ईरानी सांसद हामिद रसाई ने ईरानी सरकार और सेना से डिमांड कर दी थी कि अच्छा मौका है, हमें अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का बदला लेना चाहिए। रसाई ने कहा था कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप हमारी पहुंच में हैं और नेटो समिट के लिए तुर्की आए हैं, तो आइए आधिकारिक तौर पर और बिना किसी दिखावे के तुर्की में उनकी लोकेशन को मिसाइलों से निशाना बनाएं। ईरान सरकार समर्थित अखबार कयहान ने एक हेडलाइन छापी, मुझे ट्रंप का सिर चाहिए। और ईरान की इस तैयारी ने ट्रंप और अमेरिकी सेना की नींद उड़ा दी थी, और ट्रंप को अंकारा से सुरक्षित निकालना अमेरिका के लिए चुनौती बन गया था। ट्रंप को कैसे तुर्की से निकाला गया, अब इसे लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पहले ट्रंप को एयरफोर्स 1 जो अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान होता है उसी से निकालने की योजना थी, लेकिन फिर उसे आखिरी समय पर बदल दिया गया। पहले ट्रंप को सार्वजनिक तौर पर पुराने एयरफोर्स 1 में सवार होते हुए दिखाया गया। बाद में उन्हें एक फूड वैन में छिपाकर अमेरिकी वायुसेना के C-32A विमान तक पहुंचाया गया। ये बोइंग 757 का मिलिट्री संस्करण है। ट्रंप इसी विमान में चुपके से बैठकर ब्रिटेन गए। ये विमान रात के 10:20 पर लैंड हुआ, और उसके कुछ मिनट बाद प्रेस के सदस्यों को लेकर आ रहा एयरफोर्स 1 उतरा। एयरफोर्स 1 में यात्रा कर रहे पत्रकारों को बताया गया कि राष्ट्रपति उनके साथ यात्रा कर रहे हैं, जिससे ईरान को धोखा दिया जा सके, और अगर वो एयरफोर्स 1 पर हमला करता है तो भी ट्रंप सुरक्षित रहे। इस पूरे ऑपरेशन को इतना गुप्त रखा गया कि मीडिया ही नहीं, व्हाइट हाउस के कुछ कर्मचारी भी इससे अनजान थे। पूरे ऑपरेशन का मकसद यही था कि ट्रंप असल में किस विमान से तुर्की छोड़ रहे हैं इसका पता ईरान को ना चल सके। ट्रंप जिस तरह से तुर्की से निकाले गए, उसके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि अमेरिकी सेना भी ईरान की ताकत का लोहा मानने लगी है। उसे ये डर लग रहा था कि अगर ट्रंप की सही लोकेशन ईरान को मिल जाती है तो वो ट्रंप को आसानी से मार सकता है, और अब ट्रंप के विरोधी भी तंज कस रहे हैं कि ये डर अच्छा है। और अब बात नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद की। नेपाल में जब KP शर्मा ओली की सरकार थी, तब उस वक्त भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद गहरा गया था।
नेपाल ने भारत की जमीन पर दावा किया था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर दावा कर दिया था। नेपाल ने अपने नक्शे में इन्हें अपना बता दिया था, जिसके चलते भारत और नेपाल के संबंध भी खराब होते दिखाई दिए। और अब जब नेपाल में सरकार बदल चुकी है, बालेन शाह प्रधानमंत्री है, तब भी जमीन विवाद सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन नेपाल इस मामले में बैकफुट पर जरूर आता दिखाई दे रहा है। दरअसल अब तक नेपाल ये दावा करता रहा है कि काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर उसका जो दावा है वो इतिहास से जुड़ा हुआ है। अंग्रेजों के समय 1816 में हुई सुगौल संधि में भारत नेपाल बॉर्डर तय किया गया था, जिसमें यह जगह नेपाल के हिस्से की मानी गई थी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने पिछले दिनों सुगौल संधि का जिक्र करते हुए ब्रिटेन से दस्तावेज मंगवाने की बात कही थी। लेकिन अब नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बेहद चौंकाने वाला दावा कर दिया है। खनाल का कहना है कि 1816 की वो मूल सुगौल संधि नहीं मिल रही है। उन्होंने ये साफ नहीं कहा है कि संधि की कॉपी नेपाल के पास है या नहीं, बस इतना कहा है कि वो नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा है, नेपाल सरकार के पास इस बारे में कोई साफ जानकारी नहीं है कि हमारे पास संधि के आधिकारिक दस्तावेज है या नहीं। ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनसे पता चलता है कि कुछ संधियों से जुड़े दस्तावेज नेशनल आर्काइव्स में रखे गए हैं, लेकिन हमारे पास इस बारे में कोई साफ जानकारी नहीं है कि क्या वो असल आधिकारिक संधियां हैं। इससे पहले साल 2019 में उस वक्त के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने नेपाली संसद में जानकारी दी थी कि उनके मंत्रालय के पास दोनों संधियों की कॉपियां हैं, लेकिन उन्हें पक्का नहीं पता कि वो असली हैं या नहीं। उन्होंने यहां तक कहा था कि हम भारत और यूनाइटेड किंगडम में भी ऐतिहासिक दस्तावेज और नक्शे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर सुगौली संधि है क्या। दरअसल ये संधि 1814 और 1816 के एंग्लो नेपाली युद्ध, जिसे गोरखा युद्ध भी कहा जाता है, उसके बाद हुई थी। नेपाल के गोरखा शासकों ने 18वीं सदी में तेजी से अपना क्षेत्र विस्तार किया था। उनका प्रभाव पश्चिम में कुमाऊं, गढ़वाल और पूर्व में सिक्किम की तरफ बढ़ गया था, जिसके बाद इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनका सीमा विवाद बढ़ गया, जो बाद में जंग में बदल गया। इस जंग में अंग्रेजों की ताकत के सामने नेपाल ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया और उसने अंग्रेजों से संधि कर ली, जिसे सुगौली संधि कहा गया। इसमें नेपाल को अपने कई बड़े इलाकों से हाथ धोना पड़ा था। इस संधि की शर्तों में काली नदी के पश्चिम के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में चले गए, जो अब भारत का हिस्सा है। नेपाल ने तराई के बड़े हिस्से पर भी अपना दावा छोड़ दिया। पूर्व में नेपाल की सीमा मेची नदी के आसपास निर्धारित हुई और सिक्किम की दिशा में उसके विस्तार पर रोक लगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल की स्वतंत्रता को बनाए रखा, लेकिन नेपाल की बाहरी गतिविधियों पर ब्रिटिश प्रभाव बढ़ गया। संधि के तहत काठमांडू में ब्रिटिश रेजिमेंट रखने की व्यवस्था भी हुई। इस संधि में विवाद का सबसे बड़ा कारण बनी है काली नदी, क्योंकि संधि में नेपाल की पश्चिमी सीमा को काली नदी से जोड़ा गया था। लेकिन काली नदी का वास्तविक उद्गम किस स्थान से माना जाए, इसे लेकर भारत और नेपाल का अलग अलग मानना है। इसी वजह से लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा जैसे इलाके भारत नेपाल विवाद के केंद्र में हैं। लेकिन अब नेपाल का कहना है कि सुगौली संधि की मूल प्रति उसे मिल नहीं रही है, यानी अपने ही दावे पर फंसता दिखाई दे रहा है। और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की। तो दोनों देशों के बीच जंग तेज होती जा रही है, हमले बढ़ते जा रही हैं। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ बड़ा करने वाले हैं, जिसकी प्लानिंग पुतिन की तरफ से की गई है। कहा जा रहा है कि रूस अगले कुछ हफ्तों के अंदर करीब 5 लाख नए लड़ाकों को जुटाने की तैयारी में है, जिससे संघर्ष को और बड़ा बनाया जा सके। इसी को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने चेतावनी जारी की है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी की रिपोर्टों का हवाला देते हुए जेलेंस्की ने कहा है, पुतिन सितंबर के अंत में रूस के संसदीय चुनावों के बाद बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन की योजना बना रही हैं। इस बीच तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने आगाह किया है कि जंग के बढ़ते दबाव में पुतिन अपना आखिरी विकल्प यानी परमाणु हथियार इस्तेमाल करने पर मजबूर हो सकते हैं। जेलेंस्की ने कहा है, पुतिन इस जंग को रोकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हमारी खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक वो मोबिलाइजेशन की व्यापक तैयारी कर रहे हैं। वो 21 सितंबर को रूसी संसद ड्यूमा के चुनावों के तुरंत बाद ऐसा करने की योजना बना रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया है कि पुतिन इन नए सैनिकों को आधिकारिक तौर पर नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने देश की जनता से डर लगता है। अगर बड़े पैमाने पर खुली भर्ती की गई तो घरेलू स्तर पर भारी असंतोष फैल सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने आगे चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस इतनी बड़ी संख्या में लोगों को कम वक्त में ये प्रशिक्षण नहीं दे पाएगा और इसका नतीजा ये होगा कि युद्ध के मैदान में अकुशल सैनिक भेजे जाएंगे। इससे दोनों तरफ भारी जनहानि होगी और युद्ध और भी खतरनाक हो जाएगा।
जेलेंस्की के मुताबिक ये कदम पुतिन की तरफ से जंग को और बढ़ाने का साफ संकेत है और अब इस जंग में उत्तर कोरिया की भी एंट्री होने वाली है। रूस में उत्तर कोरिया के करीब 50,000 सैनिक तैनात किए जा सकते हैं, जिससे यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस में 50,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती की जा रही है। ये गिनती पहले के अनुमान से काफी ज्यादा है। यूक्रेन के मुताबिक उत्तर कोरियाई मिसाइल यूनिट पश्चिमी रूस में 120 बैलिस्टिक मिसाइलें और लॉन्चर तैनात कर रही है, जिससे यूक्रेन घबराया हुआ है और ऐसे में यूक्रेन की तरफ से रूस को कमजोर करने के लिए हमले किए जा रहे हैं। इसी क्रम में यूक्रेन ने मॉस्को से करीब 600 मील पूर्व में एक इंडस्ट्रियल शहर पर ड्रोन हमला किया, जिसमें कम से कम 13 लोग मारे गए और 39 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूक्रेन का यह हमला रूस पर अब तक के सबसे खतरनाक हमलों में से एक था। और अब चलते चलते में बात करेंगे प्लास्टिक खाने वाले अनोखे फंगस की। सोचिए, दुनिया भर में फैला प्लास्टिक का कचरा जिसे खत्म करने के लिए इंसान सालों से जूझ रहा है। ऐसी चीज जो मिट्टी में आसानी से घुलती नहीं, प्रकृति में जल्दी खत्म नहीं होती और धीरे धीरे पर्यावरण के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस जिद्दी प्लास्टिक को खत्म करने का कोई प्राकृतिक रास्ता निकाला जाए और अचानक इसी तलाश के बीच कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आ जाता है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, जहां वैज्ञानिकों को एक प्लास्टिक खाने वाला फंगस मिल जाता है। दरअसल वैज्ञानिकों ने कचरा फेंकने वाली एक जगह की मिट्टी से एक ऐसे फंगस को अलग किया जिसने प्लास्टिक के खिलाफ लड़ाई में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई। इसका नाम है एस्परगिलस ट्यूबिंगेसिस। सुनने में ये नाम भले ही मुश्किल हो, लेकिन इसकी खासियत बेहद दिलचस्प है। ये फंगस एक ऐसे प्लास्टिक को तोड़ सकता है जिसे आम वातावरण में नष्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस फंगस की कहानी पहली बार साल 2017 में सामने आई थी। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में प्रकाशित एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने बताया कि एस्परगिलस ट्यूबिंगेसिस पॉलीयूरेथेन को बायोडिग्रेड करने की क्षमता रखता है। रिसर्चर्स ने इसे लैब में पॉलीयूरेथेन के साथ रखकर देखा। शुरुआत में फंगस प्लास्टिक की सतह पर फैलने लगा, फिर माइक्रोस्कोप में जो दिखाई दिया उसने वैज्ञानिकों का ध्यान खींच लिया। प्लास्टिक की सतह पर खरोंचे, दरारें, कटाव और छोटे छोटे छेद दिखाई देने लगे। यानी इसे प्लास्टिक के ऊपर उग नहीं रहा था, बल्कि उसकी संरचना को नुकसान पहुंचा रहा था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने यह जानने की कोशिश की कि क्या बदलाव सिर्फ बाहर से ही हो रहा है या प्लास्टिक के अंदर मौजूद केमिकल बॉन्ड भी टूट रही हैं। इसके लिए ATR, FTIR, स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया। नतीजों ने संकेत दिया कि पॉलीयूरेथेन में सिर्फ भौतिक नुकसान नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी केमिकल स्ट्रक्चर में भी बदलाव आ रहा था। ये वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुई। अब जरा सोचिए, जिस प्लास्टिक को खत्म करने में प्रकृति को लंबा समय लग सकता है, उसके खिलाफ एक बेहद छोटा जीव अपनी भूमिका निभाता नजर आ रहा है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अब प्लास्टिक की समस्या पूरी तरह खत्म हो गई है। यह अभी रिसर्च का विषय है और वैज्ञानिकों को यह समझना बाकी है कि फंगस में मौजूद कौन से एंजाइम पॉलीयूरेथेन को तोड़ते हैं और इस प्रक्रिया को बड़े स्तर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।